तो चलिए गहराई से समझते हैं दक्षिण एशिया के सबसे ताकतवर और मशहूर साम्राज्यों में से एक के इतिहास को। लगभग 300 साल का ये वो दौर है जिसने सिर्फ एक बहुत बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया, बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की पहचान, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सच में ये कोई आम कहानी नहीं है। ये विजय, बेमिसाल भव्यता और अंततः एक विशाल साम्राज्य के पतन की एक बेहद दिलचस्प दास्तान है। इस इतने बड़े और जटिल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इसे समय के क्रम के अनुसार 5 मुख्य हिस्सों में बांट रहे हैं। साम्राज्य की नींव, स्वर्ण युग, वास्तुकला का चरम और अति विस्तार, साम्राज्य का पतन और अंत, और आखिर में इसकी वो स्थायी विरासत जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे सफर का एक नक्शा हमारे सामने रखती है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से लेकर 1857 में ब्रिटिश टेक ओवर तक पूरे 331 सालों का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कैनवस है ये। 1707 में औरंगजेब की मौत तक तो ये साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर रहा, लेकिन फिर वहां से जो ढलान शुरू हुई उसने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। तो आइए इतिहास के इस महाकाव्यों में कदम रखते हैं। अध्याय 1, साम्राज्य की नींव। कहानी की शुरुआत होती है मध्य एशिया से। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के आने से तुर्क मंगोल वंश के बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। पर यहाँ जो सबसे खास बात है वो है उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। भारत में पहली बार तोपों और बंदूकों का इतने अचूक और असरदार तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इस नई तकनीक ने जंग के पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया और एक बेहद मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद जिन महान मुगल शासकों ने सत्ता संभाली, उनकी कहानी किसी थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। संस्थापक बाबर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, उनके बाद आए हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों हारकर एक लंबा निर्वासन झेलना पड़ा था, लेकिन 1555 में उनकी जिस नाटकीय तरीके से सत्ता में वापसी हुई, उसने साम्राज्य को बिखरने से बचा लिया। इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी ने अपने अपने बिल्कुल अलग तरीकों से इस साम्राज्य को आकार दिया। अध्याय 2, स्वर्ण युग। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हुमायूं की वापसी के बाद साम्राज्य अपने सबसे शानदार दौर में पहुंच गया। अकबर महान को अक्सर मुगल शासकों में सबसे महान माना जाता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने सिर्फ तलवार की ताकत से राज नहीं किया, उन्होंने दीन-ए-इलाही नाम से एक नए धर्म की स्थापना की जो उनकी गहरी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। उनके दरबार में चतुर बीरबल जैसे विद्वानों के नवरत्न थे और उनके किए गए विशाल प्रशासनिक सुधारों ने ही वो मजबूत ढांचा तैयार किया जो सदियों तक टिका रहा। अकबर के बाद सत्ता संभाली जहांगीर ने। उनका शासनकाल कला और न्याय के लिए जाना जाता है। इस दौर की सबसे अनोखी चीज थी जंजीर-ए-अदालत, यानी न्याय की जंजीर। ये निष्पक्ष शासन के प्रति उनकी कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा और व्यावहारिक प्रतीक थी। कहा जाता है कि कोई भी आम इंसान इस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय मांग सकता था। इसके साथ ही जहांगीर के समय में चित्रकला और कला का भी जबरदस्त विकास हुआ। अध्याय 3, वास्तुकला का चरम और अतिविस्तार। अब हम उस दौर में आते हैं जिसे मुगल वास्तुकला का पूर्ण स्वर्ण युग माना जाता है, शाहजहां का शासनकाल। एक ऐसा वक्त जब साम्राज्य की चकाचौंध और धन संपदा अपने बिल्कुल चरम पर थी। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी बेमिसाल और भव्य इमारतें इसी दौर में बनी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, संगमरमर और पत्थरों में उकेरी गई इस बेशुमार भव्यता और अत्यधिक खर्च ने जाने अनजाने में आगे चलकर आने वाली अस्थिरता के बीज भी बो दिए थे। और फिर शासन करने के तरीकों में एक बहुत बड़ा, एकदम स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जहां एक तरफ अकबर का दौर धार्मिक सहिष्णुता, एकीकरण और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित था, वहीं औरंगजेब का लगभग 50 सालों का सबसे लंबा शासन बिल्कुल अलग दिशा में गया। उनके दौर में कठोर धार्मिक नीतियां लागू की गईं और लगातार युद्धों के जरिए साम्राज्य की सीमाओं को अधिकतम बढ़ाया गया। क्षेत्रीय विस्तार तो बहुत हुआ, लेकिन इन लगातार चलने वाले युद्धों और इसी अति विस्तार ने साम्राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे को भीतर से खोखला कर दिया। अध्याय 4, पतन और अंत।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है और कैसे इतिहास का एक दुखद लेकिन स्वाभाविक अध्याय शुरू होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु सिर्फ एक शासक का अंत नहीं था, बल्कि ये एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट की बस शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष शुरू हो गए। अलग अलग क्षेत्रों में नई शक्तियां उभरने लगी और फिर 1739 में नादिर शाह के विनाशकारी आक्रमण ने तो जैसे रही सही आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी नष्ट कर दिया। ये क्रमिक ऐतिहासिक घटनाएं बहुत साफ तौर पे दिखाती हैं कि कैसे एक सुपर पावर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है। और आखिरकार एक विशाल राजवंश का आखिरी पर्दा गिरता है 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के साथ इस साम्राज्य का आधिकारिक और पूर्ण रूप से अंत हो गया। ब्रिटिश सेना ने मुगल सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 300 से अधिक वर्षों तक इस पूरे उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार देने वाले एक महान राजवंश का ये निर्णायक अंत था। अध्याय 5 स्थायी विरासत। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मुगल सिर्फ युद्ध लड़ने और राज करने वाले शासक नहीं थे। उन्होंने जो केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली बनाई वो भविष्य की सरकारों के लिए एक ठोस मॉडल साबित हुई। कला, संस्कृति और वास्तुकला का जो अकल्पनीय विकास हुआ वो आज भी हमारी आधुनिक धरोहर का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा फारसी भाषा के गहरे प्रभाव ने हमारी स्थानीय भाषाओं को एक नई शब्दावली दी और जमींदारी जैसी भूमि राजस्व प्रणाली ने तो लंबे समय तक कृषि अर्थशास्त्र को प्रभावित किया। आधुनिक दक्षिण एशियाई संस्कृति को गहराई से समझने के लिए इन ऐतिहासिक तथ्यों को जानना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल हमारे सामने आता है। मध्य एशियाई और भारतीय संस्कृतियों के इस सदियों पुराने मिश्रण ने आखिर हमारे इस उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक डीएनए को स्थायी रूप से कैसे बदल दिया? जरा सोचिए, आज हमारे खानपान, पहनावे, संगीत, भाषा और वास्तुकला में जो एक अनोखी विविधता और समृद्धि है, क्या उसमें इस लंबे मुगल युग की स्पष्ट झलक नहीं दिखती? सच में इतिहास कोई बीती हुई बात नहीं है, वो आज भी हमारे वर्तमान में पूरी गहराई तक बसा हुआ है। और इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।